नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री श्रीमती केसर बी सेन और जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार को विश्वेश्वर भगत ने बताया नौसिखिया। कमलनाथ के आगमन को लेकर पत्रकार वार्ता में श्री भगत का बयान। पवार क्षत्रिय समाज संगठन की नई कार्यकारिणी को पूर्व पदाधिकारियों ने अवैधानिक करार दिया। कहा, निर्वाचन प्रक्रिया का नहीं किया गया पालन, अचानक कर दी गई घोषणा। शहर के गौरव का दामन दागदार कर रहा गौरव पथ। बदहाल गौरव पथ की स्थिति पर लोगों ने जताई नाराजगी। पिछले वर्ष से लापता नाबालिग युवती की दस्तयाबी के बाद कोतवाली पुलिस कर सकती है एक बड़ा खुलासा। युवती की खरीद फरोख्त का मामला उजागर होने की संभावना। आजाद अध्यापक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। उत्कर्ष विद्यालय में विकासखंड स्तरीय बाल रंग समारोह का हुआ आयोजन। बच्चों ने विभिन्न विधाओं में शानदार प्रस्तुति देकर बटोरी तालियां। बालाघाट जिले के बहुचर्चित डबल मनी स्कैम की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में प्रारंभ हो गई। अधिवक्ता इंद्रजीत भोज ने बताया कि आरोपी सोमेंद्र कंकराय ने खराब स्वास्थ्य के चलते आज अनुपस्थित रहा। आपको बताया कि आरोपी हेमराज आमाडरी भी आज अनुपस्थित था। आरोपी तपीश मंसूरे, राकेश मंसूरे, प्रदीप कंकराय ने आज न्यायालय में उपस्थित थे। रामचंद कालवेले, राहुल बोपोरे एवं ललित भी उपस्थित हुए। द बैनिंग ऑफ इरेगुलेटेड डिपॉजिट मनी स्कीम 2019 की दफा 21 3 420 406 120 बी के तहत आज ट्रायल प्रारंभ हुआ, जिसमें साक्षी के रूप में न्यायालय में सिरालाल नागेश पिता संगीता धुआरे ने अपने बयान दर्ज करवाए। आरोपियों के अधिवक्ताओं ने इस मामले के विवेचनाधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल उन्मूलन आदित्य मिश्रा की गवाही के दौरान न्यायालय के कक्ष से लगातार उपस्थित रहने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय मनोज कुमार तिवारी के समक्ष कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। आरोपियों की ओर से पैरवी अधिवक्ता प्रवेश मलेवार, इंद्रजीत भोज, एमएल पटेल, विजय गुप्ता ने की, जबकि अभियोजन की ओर से श्री कपिल डेहरिया ने पैरवी की। शहर का गौरव बढ़ाने के लिए गौरव पथ का निर्माण किया गया था, लेकिन यह मार्ग शहर का गौरव बढ़ाने के बजाय शहर का गौरव कम करते हुए नजर आ रहा है। अंबेडकर चौक से कोतवाली थाने तक गौरव पथ ठीक स्थिति में है, लेकिन उसके बाद कोतवाली थाने से पेट्रोल पंप होते हुए सेन चौक तक का मार्ग बहुत ही बदहाल स्थिति में है। पेट्रोल पंप के ठीक सामने बहुतायात गड्ढे हो गए। बारिश होने के कारण उन गड्ढों में जमकर पानी भर चुका है। ऐसी स्थिति में कोई दुर्घटना न हो जाए, इसको देखते हुए बैरिकेड्स लगाकर आवागमन को रोक दिया गया है, जिसके कारण बड़े वाहन तो इस मार्ग से नहीं जा रहे, लेकिन दो पहिया वाहन चालक इसी रास्ते से अपने वाहनों को निकालते हुए देखे जा रहे हैं, जिन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताया कि पिछले दिनों लोगों के द्वारा इस सड़क को पुनर्निर्माण किए जाने की मांग की गई थी, जिस पर संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा 15 सितंबर से इस रोड का पुनर्निर्माण किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन इसका कार्य प्रारंभ होने की जैसी स्थिति कहीं नजर नहीं आ रही है। लोगों का कहना है कि यह किसी गांव या दूरवर्ती शहर की बात नहीं, बल्कि जिला मुख्यालय की प्रमुख सड़क है, जहां से 24 घंटे लोगों का आवागमन होते रहता है। ऐसे मार्ग की बदहाल स्थिति होना निश्चित ही चिंताजनक की बात है। यहाँ कोतवाली से आगे से पेट्रोल पंप से लेके और सेन चौक तक ये गौरव पथ नहीं भ्रष्ट पथ बन गया है। शहर वाली करना चाहिए ना, पर लोग क्या बताएंगे इसके हम तो कभी कभी आते नहीं, पर ये रास्ता जो पानी भर गया हम लोग तो परेशानी हो रही है कि नहीं? परेशानी तो हो रही है। तो सड़क लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मोहगांव धपेरा में दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र 12 के अंतर्गत वन समिति मोहगांव धपेरा के अध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया 15 सितंबर को शांतिपूर्वक संपन्न हुई। यहां मतदान की प्रक्रिया के लिए शासकीय प्राथमिक स्कूल मोहगांव धपेरा में 3 मतदान केंद्र बनाए गए थे एवं मतदान की प्रक्रिया प्रातः 7 बजे से शुरू हुई और शाम 4 बजे तक मतदाताओं ने बूथ केंद्रों में पहुंचकर शांतिपूर्वक मतदान किया। मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मतगणना की गई, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी के द्वारा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें उम्मीदवार अजय मंगल उपंसी को 1278, चैतराम छोटेलाल बसेने को 401, चंद्र प्रकाश स्वर्गीय श्रीराम कड़ुकार को 266 मत मिले। इस तरह अजय उपवंशी ने 1278 मत प्राप्त कर ऐतिहासिक जीत प्राप्त की।
परिणाम घोषित होने के बाद अजय उपवंशी के समर्थकों के द्वारा जमकर आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया गया। चुनावी मैदान में 3 प्रत्याशी थे। मैदान में दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र वारासुनी के अंतर्गत वन समिति मोहगांव धपेरा के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 3 उम्मीदवार अजय मंगल उपवंशी, चैतराम छोटेलाल बसेने, चंद्र प्रकाश स्वर्गीय श्रीराम कड़ूकार चुनावी मैदान में खड़े थे। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 3 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें प्राथमिक शाला मोहगांव धपेरा में मतदान केंद्र क्रमांक 1 वार्ड नंबर 1 से 6 के मतदाता, इसी तरह मतदान केंद्र क्रमांक 2 में वार्ड नंबर 7 से 13 तक के मतदाता एवं आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 3 में वार्ड नंबर 14 से 20 तक के मतदाताओं ने मतदान किया। ये ग्राम वन समिति अध्यक्ष का चुनाव करवाया गया। सर ये किस क्षेत्र में आता है? ये वाराणसी परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कितने प्रत्याशी सर अध्यक्ष पद? यहाँ पर है 4485 4485 प्रत्याशी। जैसे कि हर पंचवर्षीय में यहाँ पर वन समिति मोहगांव से चुनाव का नियोजन किया जाता है और चुनाव के द्वारा एक वन समिति अध्यक्ष बनाया जाता है। उसी प्रकार से आज वन समिति का चुनाव है और जिसके लिए हमारे यहाँ से 3 प्रत्याशियों ने फॉर्म भरा है और उन्हीं के लिए आज ये सारी व्यवस्था की गई है। फॉरेस्ट विभाग के द्वारा सारी तैयारियों के साथ जैसा कि सारे चुनाव किए जाते हैं। वाराणसी में जारी भारी बरसात की वजह से एक बार फिर लालबरा रोड स्थित टुंडिया नाले में बाढ़ आ गई है। बीते 3 दिवस से हो रही बारिश की वजह से इस नाले पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। हालांकि इस दौरान सड़कों के दोनों तरफ लंबी लंबी कतार में बड़े व छोटे वाहन की लाइनें लग गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ युवा अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुलिया को पार करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से नाले से करीब 2 से 3 फीट ऊपर पानी भी बह रहा है। पानी को लोग बेधड़क पार कर रहे हैं, जो एक गंभीर दुर्घटनाओं को आमंत्रण देते हुए प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में पद्मेश 24/7 से चर्चा करते हुए राहगीर दीपक विश्वकर्मा ने बताया कि वे अपनी पत्नी जो शिक्षिका है उसे छोड़ने के लिए नेवर गांव जा रहे थे, लेकिन टुंडिया नाले में बाढ़ आने की वजह से अब उन्हें तुमाड़ी होते हुए जाना पड़ेगा। श्री विश्वकर्मा ने यह भी बताया कि स्कूल जाना काफ़ी जरूरी है। उनकी पत्नी हायर सेकेंडरी स्कूल नेवर गांव में पदस्थ है, जहां विद्यार्थी आ गए होंगे। ऐसे में वे छुट्टी नहीं ले सकते। हमारी शासन प्रशासन से यह मांग है कि तत्काल पुल की ऊंचाई बढ़ाने का प्रयास किया जाए। पानी भर गया है पुल में। ये समस्या से कितनी बार आप अवगत हो चुके हैं? कई बार होती रहती है, बरसात में तो कई बार हो गई है, कम से कम 4-5 बार तो हो ही गया। फिर हमको तुम्हारी होती हुए जाना पड़ता है। वहीं इस संबंध में कपूरचंद पटले ने बताया कि 12 महीनों की समस्या है। किसी भी मौसम में अगर जमकर बारिश हो जाए तो लालबर्रा रोड स्थित टुंडिया नाले में बाढ़ आना तय है। इस नाले में खेत से लेकर चिल्लोद, कोपे सहित अन्य ग्रामों का पानी निकलता है, जिसकी वजह से यह नाला हमेशा बाढ़ ग्रसित रहता है। आवागमन काफ़ी प्रभावित हो जाता है। आसपास के काफ़ी ग्राम के लोग बाढ़ पर नाले पर पानी रहने से वे प्रभावित हो जाते हैं। वहीं वाराणसी का संपर्क लालबरा सहित सिवनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, भोपाल मार्ग से भी टूट जाता है। एक अन्य नागपुर निवासी यात्री बबन दशरथ कामड़े ने पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए बताया कि वे अपने भाई के लिए नागपुर से शादी के लिए लड़की देखने लालबर्रा के अंतर्गत आने वाले बड़गांव पिपरिया जा रहे थे, लेकिन पुल पर पानी होने की वजह से वे इस पार ही खड़े हैं। उनका पूरा परिवार कार में सवार है। अब खाने पीने की भी कोई परेशानी हो रही, लेकिन बाढ़ की वजह से वे पुनः वाराणसी लौटेंगे और कोई अन्य मार्ग है इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। श्री कामड़े ने बताया कि अधिकांशतः लोगों ने उन्हें यही बात बताई कि पुल की ऊंचाई काफ़ी कम है, जिसकी वजह से हमेशा बारिश के दौरान यह समस्या बनी रहती है। अभी ये जो नाला पहली बार आया है, मेरे को लगा नदी वगैरह कुछ होंगी, तो नहीं बोलते नाला है बोलते। तो मैंने पूछा अभी 1-2 जने को, तो बोले नहीं, बोले पानी जमा हो गया हो सकता है। तो भी मैंने बोला पानी से अपन ज़्यादा बहस नहीं करने, यानी बोलने का मतलब काय को, यानी थोड़ा आधा 1 घंटा 2 घंटे लेट होंगे। बालाघाट से शहडोल उमरिया के लिए एल्यूमिनियम और कांच लेकर जा रही एक मालवाहक पिकअप नगर के बैयर रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। जहां पिकअप के पलटने से उसमें रखा एल्यूमिनियम क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहीं वाहन में रखी कांच की सिल्लियां टूटकर बिखर गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में वाहन चालक बाल बाल बच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन चालक व मालिक मनोज गायदा ने बालाघाट और बोदा गोदाम से अपने पिकअप वाहन क्रमांक MP50G 2695 से 2 टन एल्यूमिनियम सेक्शन और बड़ी कांच सिल्ले के 120 नग लेकर जिला शहडोल उमरिया जा रहा था, जो अपने पिकअप वाहन को बैयर रोड मुस्लिम कब्रिस्तान के आगे रेलवे क्रॉसिंग के समीप रिवर्स कर रहा था। तभी वाहन रोड किनारे आ गया और वह अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में जहां ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई, तो वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
गुरुवार को नगर के उत्कृष्ट विद्यालय हॉल में विकास खंड स्तरीय बाल रंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजित इस प्रतियोगिता में रानी वीरांगना सीएम राइज स्कूल और उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थियों ने भाग लेकर साहित्यिक, सांस्कृतिक, संस्कृत, मदरसा और योगी क्रियाओं की प्रस्तुतियां भी दी। बच्चों के भीतर छिपी हुई प्रतिभा को निहारने, उन्हें एक मंच प्रदान कर उनकी प्रतिभा को सामने लाने के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई इस प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक अपने भीतर छुपी हुई प्रतिभा के हुनर पेश किए। जहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने स्वरचित गजल, कव्वालियां, निबंध, वाद विवाद, आसन, प्रणाम, सूर्य नमस्कार, काव्य पाठ, सुगम संगीत, शास्त्रीय नृत्य, संगीत वादन, लोकगीत, लोकनाट्य और भाषण आदि की मनमोहक प्रस्तुति देकर निर्णायक मंडल, स्कूल स्टाफ, उपस्थित जनों और छात्र छात्राओं की जमकर तालियां बटोरी। बताया जा रहा है कि इसके पूर्व स्कूल स्तर पर बाल रंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। इसके बाद गुरुवार को विकासखंड स्तरीय बाल रंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में चयनित होने वाले बच्चे 2 नवंबर को उत्कृष्ट विद्यालय हॉल में आयोजित जिला स्तरीय बाल रंग प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जहां से चयनित बच्चों को संभाग व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। वर्ष 2006 में शुरू हुई महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी शुरू किए जाने की मांग वैनगंगा मजदूर यूनियन के द्वारा की गई, जिन्होंने मनरेगा योजना के तहत शहरी मजदूरों को भी गारंटी के साथ काम दिए जाने की बात कहते हुए अपनी इस मांग को लेकर शहरी मजदूरों के साथ कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। वैनगंगा मजदूर यूनियन के बैनर तले सौंपे गए इस ज्ञापन में यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन ने बताया कि गांव में रोजगार गारंटी योजना शुरू होने से गांव के लोगों का पलायन रुका है, वहीं उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है, लेकिन प्रदेश के किसी भी शहर में इस योजना को लागू नहीं किया गया, जिसके चलते शहरी क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार पाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिन्होंने राजस्थान सरकार की तर्ज पर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार गारंटी योजना को लागू किए जाने की मांग की। पुरानी पेंशन बहाली, क्रमोन्नति और पदोन्नति सहित अपने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर गए आजाद अध्यापक शिक्षक संघ की दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। जहां हड़ताल पर गए आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के पदाधिकारी सदस्यों ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उनकी वर्षों से लंबित मांगों पर ध्यान न देने और धरना प्रदर्शन के लिए भोपाल में शिक्षकों को घुसने न देने पर अपना ऐतराज जताते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान संघ ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक यह उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। जहां संघ के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने और हड़ताल में रहकर ही कोरोना काल की तरह हड़ताल स्थल से ही बच्चों के ऑनलाइन पढ़ाने की बात की गई। देखिए, चूंकि हमारा गंभीर मसला है, हमारे पुराने पेंशन में हमारे साथी 1300 रुपए में रिटायरमेंट ले रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 33 साल की सेवा करने के बाद अगर किसी को 1300 रुपए पेंशन मिल रही है तो उसके घर का खर्चा बिल्कुल नहीं चल सकता। अगर सरकार हमारी मांगों को गंभीरतापूर्वक नहीं सोचेगी, हम देश का भविष्य बनाने वाले राष्ट्र निर्माता कहे जाते हैं, और उसकी इतनी बदतर स्थिति होगी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको भी सब कुछ करने का अधिकार है। और आगामी वर्ष चुनावी वर्ष है, आएगा तो हम अपनी ताकत का परिचय देंगे अगर सरकार हमारी मांगों पर गंभीरतापूर्वक नहीं सोचती और मांगे पूरी नहीं करती है। तो बच्चों का नुकसान हो रहा है आप लोगों के हड़ताल पर बढ़ जाने से, इस पर क्या कहेंगे? हम बिल्कुल रविवार के दिन धरना प्रदर्शन करते थे, ज्ञापन देते थे ताकि बच्चों का नुकसान ना हो, लेकिन अभी भी हम व्यवस्था बनाएंगे कि अगर हमारी लंबी हड़ताल चली तो जैसे कोविड काल में ऑनलाइन पढ़ाते थे टीचर, हम बच्चों के अपने अपने स्कूल के ग्रुप बना के यहीं से उनको ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। वाराणसी में भी पुरानी पेंशन बहाली की प्रमुख मांग को लेकर तहसील मुख्यालय में 15 सितंबर को गांधी बाल उद्यान के ठीक सामने आजाद अध्यापक संघ एवं प्रांतीय शिक्षक संघ ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी है। इस दौरान दोनों ही संघ के पदाधिकारी व सदस्यों ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना हक तत्काल देने की सरकार से मांग की। संघ का कहना है कि हमने कई दौर की वार्ता प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान व शिक्षा मंत्री से कर चुके हैं। कई बार हमने ज्ञापन के माध्यम से भी अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने कभी भी हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से हम शिक्षकों में काफ़ी रोष व्याप्त है और अब यह हड़ताल अनिश्चित काल तक चलती रहेगी। विगत 4 वर्षों से हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें, क्योंकि आज हमारा जो शिक्षक साथी रिटायर हो रहा है
वो 1200-1500 रुपए की पेंशन लेके वापस होता है, और एक गैस टंकी का भी आज आप रेट देखेंगे तो 1000 रुपये हो गया है। दूसरी बात, उसी विद्यालय में काम करने वाला एक शिक्षक 40,000 रुपये पेंशन लेके वापस होता है जो रिटायर होता है, और हमारा साथी वही काम करने वाला 1200, 1500, 700 रुपये की पेंशन लेता है। बड़ी साथी के साथ जो साथी आज कालकौलित हो गए हैं, उनके परिवारों के साथ अनुकंपा नियुक्ति की बात करती है सरकार, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आदेश नहीं कर रही है। क्रमोन्नति की बात कर रही है, क्रमोन्नति के आदेश नहीं कर रही है। जो हमारी मूलभूत समस्याएं, उनके लिए हम सरकार के पास ज्ञापन, निवेदन, आवेदन बहुत कर चुके हैं, और अब हम इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने जा रहे हैं, और सरकार हमारी बात जब तक नहीं मानेगी तब तक हम डटे रहेंगे। इसी तरह किरणापुर में भी आजाद अध्यापक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष भरत पटेल के आह्वान पर प्रदेश भर में आजाद अध्यापक संघ की इकाइयों के द्वारा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके चलते ब्लॉक संगठन शाखा किरणापुर के द्वारा भी जनपद पंचायत किरणापुर के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे विकासखंड के स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह से चरमरा गई है। इस संबंध में संगठन के जिला उपाध्यक्ष हरीश दुवारे ने जानकारी में बताया कि हमारी प्रमुख मांगे पुरानी पेंशन एवं अध्यापकों शिक्षक संवर्ग को राज्य सरकार के द्वारा विगत 2004 से अब पदोन्नति व कर्मोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय भरत पटेल के नेतृत्व में 13 सितंबर से भोपाल में तथा 14 सितंबर से प्रदेश के सभी जिलों व ब्लॉक स्तर पर यह धरना आंदोलन अनवरत रूप से मांगे पूरी होने तक चलता रहेगा। जो मुख्य मांग है हमारी पुरानी पेंशन की, और इसके साथ ही साथ हम लोगों को क्रमोन्नति, पदोन्नति तो दे नहीं रही सरकार, उसके एवज में क्रमोन्नति देती थी, वह भी 2018 से बंद है। 2006 के बाद से हमारे जो साथी लोग हैं, 2006, 7, 8, 9, 10 वालों का भी लगभग 22 चल रहा है, 10 वालों का 12 साल हो चुका है, उनको भी क्रमोन्नति के आदेश नहीं मिले हैं। इसके संबंध में मुख्यतः क्रमोन्नति और मुख्य मांग तो हमारी पुरानी पेंशन की है, जो अन्य सरकारों ने लागू कर दी। हम भी चाहते हैं कि हमारी सरकार और यह लागू करे। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बालाघाट आगमन को लेकर गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार और वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री श्रीमती केशर बिसेन को संगठन के नौसिखिया बताया, जिन्होंने दोनों के बीच जारी जुबानी जंग पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दोनों को आपस में बैठकर समस्या का समाधान निकालने, आपसी सामंजस्य बनाए रखने और दोनों के बीच चल रहे मन मुटाव को मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक न करने की नसीहत दी। वहीं उन्होंने दोनों ही पदाधिकारियों को पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार काम करने और दोनों से गाइडलाइन का पालन करने की अपेक्षा की है। दरअसल गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजित इस पत्रकार वार्ता में कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के 22 सितंबर को बालाघाट आगमन को लेकर विभिन्न जानकारियां दी। उसी दरमियान जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार और वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री श्रीमती केसर बिसेन के बीच चल रहे विवाद को लेकर पूछे गए सवाल में उन्होंने यहां प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने दोनों को संगठन का नौसिखिया बताया। जिला पंचायत अध्यक्ष और केसर बिसेन की बयानबाजी बड़ी काफी चर्चा में रही। कहा जा रहा है कि संगठन का कहीं से नियंत्रण नहीं है, दोनों संगठन के नौसिखिया है। मेरा संगठन के नौसिखिया दूर रहना चाहिए। कोई ये हम सब लोगों की परंपराएं हैं, लोगों को अपने बीच में बैठ करके कोई भी हो सकते हैं, मत मतांतर हो सकते हैं, एक दूसरे के किसी कोई बात हो सकती है, किसी से गलतियां हो सकती है, किसी से, तो इन सब चीज़ों को बैठ करके हल किया जाता है। और ये प्रेस स्टेटमेंट देने से और इससे कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता। या कोई गाइडलाइन तय की जा रही है कार्यकर्ता पदाधिकारियों के लिए बयानबाजी को है कि निर्णय सही पहले पालन तो नहीं हो रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का 22 सितंबर को बालाघाट आगमन हो रहा है, जहां 22 सितंबर को कमलनाथ छिंदवाड़ा से सीधे हेलीकॉप्टर के द्वारा खैलांजी पहुंचेंगे, जहां वे रानी अवंतीबाई की प्रतिमा का लोकार्पण कर जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके तुरंत बाद वे वाराणसी पहुंचकर मंडल और सेक्टर अध्यक्षों की बैठक लेंगे। वहीं मंडी प्रांगण में आयोजित सभा को भी संबोधित करेंगे। कमलनाथ जी का बालाघाट जिले का दौरा कार्यक्रम 22
दिनांक 22 सितंबर को 10 बजे वो छिंदवाड़ा से डिपार्चर होकर के पहला प्लेस है उनका कैरलांडी, जहाँ रानी अवंतीबाई जी के स्टैचू बना हुआ, रानी अवंतीबाई का स्टैचू बना हुआ है। और पिछले बार भी कार्यक्रम होने वाला था मगर किसी कारण से वो नहीं हो पाया, तो वहाँ स्टैचू का अनावरण है। तत्पश्चात उनकी सभा होगी वहाँ और रानी अवंतीबाई के जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा, उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा। और उसके पश्चात वो वहाँ से 11-10 को जो है वाराणसी के लिए प्रस्थान होगा। आयोजित इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के बीच हाल ही के दिनों में हुई मुलाकात को लेकर चल रही चर्चाओं का खंडन करते हुए उस मुलाकात को गैर राजनीतिक मुलाकात बताया, जिन्होंने कमलनाथ को हर समस्या का समाधान करने वाला बताते हुए आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की बात कही। क्या कहेंगे आप? कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। चुनाव तो सबके टारगेट है और हम कांग्रेस पार्टी भी जो है 23 का विधानसभा और 24 का लोकसभा, सब इसकी तैयारियों में, ये सब तैयारियों का सिलसिला है और अपना संगठन को चुस्त दुरुस्त और नहीं तो इस प्रकार की फोटो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है, आपने भी देखा होगा। सब लोग फोटो एक साथ होना कोई बात नहीं, कई कार्यक्रमों में हम लोग भी जो है विभिन्न पार्टियों के दल के लोगों के साथ बैठना उठना होता है, तो फोटो तो कोई भी आ जाए बात। कोतवाली पुलिस ने पिछले वर्ष अक्टूबर से लापता एक नाबालिग लड़की को दस्तयाब किया है। इस लड़की से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान इस लड़की ने खरीद फरोख्त का मामला उजागर होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष अक्टूबर 2021 को यह नाबालिग लड़की अपने घर से बिना बताए चली गई थी, जिसके गुम होने की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज की गई थी और कोतवाली पुलिस के द्वारा इस नाबालिग लड़की से लगातार खोजबीन की जा रही थी। हाल ही में कोतवाली पुलिस ने इस नाबालिग लड़की को दस्तयाब किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। यह मामला जिला सागर से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस नाबालिग लड़की को एक लड़की सहित 2 लोगों ने बहला फुसला कर ले जाकर उसे बेचने की जानकारी मिली। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इस मामले की पुष्टि नहीं हो पाई है। संभवतः 16 सितंबर को कोतवाली पुलिस के द्वारा एक बड़ा खुलासा किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है।